चलिए स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएससीपीए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, मैं लिटरली बोल रहा हूं कि अगर आपने इस चैप्टर में मास्टरी कर ली तो आपके ऑडिट में इवन 10 to 15% कवर हो जाती है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एआईसीपीए कोड ऑफ कंडक्ट की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, उसके साथ साथ आपको इसमें सिमुलेशंस भी देखने को मिलेगा। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एआईसीपीए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी मैराथन सीरीज का ही एक पार्ट है। देखिए आपको 2.5 से 3 घंटे के वीडियोस इस पर्टिकुलर उसमें मिलने वाले हैं। अराउंड 2 घंटे 2 आवर्स में ये फिनिश हो जाएगा। और मैंने इस पर्टिकुलर वीडियोस में पूरा क्लिप्स में इसको कवर कर लिया। मतलब अगर आप ग्लैम की बुक से पढ़ के देखेंगे, मैं आपको बुक्स भी बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। तो ये ग्लैम की बुक है, तो करीब करीब 50 पेजेस दिए और लैंग्वेज इतनी टेक्निकल है कि आपको पढ़ने में समझने में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो मैं बिल्कुल आपको एक लेमन टर्म में, इजी लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा। नॉट ओनली प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको सिमुलेशंस भी, मतलब ये वाला जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो आपको सिमुलेशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बिलीव मी, अगर आपने 2.5 से 3 घंटे इस वीडियोस को ही देख लिया तो आपके एमसीक्यू भी सही हो जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशंस भी। रीजन बीइंग ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल में दूंगा जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर एआईसीपीए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। सर प्रोफेशनल कंडक्ट मतलब देखिए, आप जब सीपीए बन जाएंगे, जब आपके पास सीपीए का लाइसेंस होगा, तो यू विल बी द मेंबर ऑफ एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, कि उसके मेंबर बन जाएंगे। जैसे इंडियन स्टूडेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता, आईसीए, उसके मेंबर होते हैं ना। तो हर एक प्रोफेशनल बॉडीज की जब आप कोई एग्जाम को पास करते हैं तो आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, लाइसेंस नंबर जिसको हम कह लें यहां पर। तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जाएंगे तो आपको कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। मतलब आपको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय, प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय आपको क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर ये कोड ऑफ कंडक्ट किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो ब्रॉडली ना मेंबर को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस, मतलब जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है, जो ऑडिटिंग अटेस्टेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर नटशेल में बोलूं तो जो अपनी प्रैक्टिस फर्म ओपन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जो पब्लिक प्रैक्टिस में पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरे सर मेंबर इन बिजनेस, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। और एक आते हैं अदर मेंबर, जो कि ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना बिजनेस में इंगेज्ड हैं। मतलब हो सकता है कि सर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ ना करते हुए भी उनके पास एआईसीपी की मेंबरशिप तो है ना, एआईसीपी के मेंबर तो है ना। तो आपको यह समझना है कि जो एआईसीपी के कोड ऑफ कंडक्ट है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो हमें अभी समझना है। लेकिन हमें सर इतना जरूर समझ में आ गया कि जब हम सीपीए बन जाएंगे तो हमारी गवर्निंग बॉडी होगी एआईसीपीए, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना है, चाहे हम पब्लिक प्रैक्टिस में हो, चाहे हम बिजनेस जॉब में हो, या हम रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो भी हमें कुछ नॉर्म्स को क्या करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वो कोड ऑफ कंडक्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ना ये 6 प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। एआईसीपीए की 6 प्रिंसिपल प्रोफेशनल कंडक्ट हैं। ये 6 कंडक्ट आप देख रहे हैं और आप ये मुझसे लिख के ले लीजिए कि जब तक आपको ये 6 अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, अच्छे से, मतलब मैंने आपको बोला कि सर इसमें हम
2 आवर्स के ऊपर का समय लेने वाले हैं और ज्यादा समय लेने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर 6 क्या है, तो 6 को अभी केवल आप नाम देखिए, एक एक को मैं डिटेल में क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ड्यू केयर, स्कोप, नेचर ऑफ सर्विस। ये 6 कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि एक प्रोफेशनल, एक सीपीए को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम एक एक को समझेंगे। चलिए सर समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, बोर्ड पे प्रिंसिपल लिखा, हमने यहां पर समझना इस तरीके से है सर कि हम इस प्रिंसिपल के बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम क्या कर सकें, सॉल्व करें। तो पहले प्रिंसिपल पढ़ें, एक्चुअली कहता क्या है। तो प्रिंसिपल बोलता है ऑल द मेंबर शुड एक्सरसाइज सेंसिटिविटी, प्रोफेशनल एंड मॉरल जजमेंट व्हेन कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब आप एक एआईसीपी के मेंबर बन जाएंगे, आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन होगा, तो वाइल परफॉर्मिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज आपकी एक मॉरल जजमेंट, आपकी एक ड्यूटी होती है कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। जैसे एग्जांपल लें, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक क्लाइंट को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लाइंट को आपको प्रॉपरली एडवाइस करना होगा कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंट करना है। आप पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे, आप एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है, आपके ऊपर ट्रस्ट है पब्लिक का, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते समय एक बात ये ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपको नहीं करना है। आपको क्लाइंट को टाइम से सर्विसेज प्रोवाइड करना है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सॉरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली गई है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, तो आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है आपके प्रोफेशन के ऊपर बढ़े और आप क्लाइंट को एक जेंटल एडवाइस दें। आप उसको इस प्रकार की कोई एडवाइस ना दें जिससे कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे। तो आपको प्रोफेशनली क्या करना है, क्लाइंट के साथ बिहेव करना है। तो ये तो बहुत जनरल वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अब मैं कम से कम 5 मिनट इसी वर्ड के ऊपर लेने वाला हूं, पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने वर्ड क्या यूज किया कि जब कभी भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे सर वो ऑडिट की सर्विसेज हो, चाहे कंसल्टेंसी की सर्विस हो, किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट देखना है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना है। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना है। अब हमें डेफिनेशन डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ लेक्चर को थोड़ी सुनना है, क्योंकि एमसीक्यू में तो लाइन बाय लाइन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा, देन विल डिस्कस कि सर ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। ऑल द मेंबर्स शुड एक्ट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑनर द पब्लिक ट्रस्ट। ये लाइन को आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। ऑनर द पब्लिक ट्रस्ट मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप ऑडिट करते हैं, तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है। आज सोचिए, एक कंपनी में एक शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी में जाके विजिट तो नहीं कर सकता ना, कंपनी का बैंक अकाउंट तो नहीं देख सकता ना, उसके सामने तो एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसके सिग्नेचर हैं, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया कार्य, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बना सके। और अगर आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया और उसके बावजूद उसमें बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पाई जा रही हैं, मतलब आपने ढंग से ऑडिट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट तो डिपार्चर होगा। तो सबसे पहले यह बोला गया है कि एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए कि उस सर्विसेज के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बने, पब्लिक ऑनर कर सके। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिट किया है, तो अगर उसको यूजर यूज करता है तो वो ट्रस्ट कर सके कि हां, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ने ऑडिट किया है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के इस पे सिग्नेचर है,
तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी है। तो वो ट्रस्टवर्दी कैसे बनेंगे? जब आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है कि आप किसी कंपनी में का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं और आपने देखा कि यार आपकी मैक्सिमम फीस इसी क्लाइंट से आती, तो आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्जी बिल वगैरह डालना, मतलब उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की क्योंकि आपका इंटरेस्ट। तो यहां क्या बोला गया है, ना तो क्लाइंट का इंटरेस्ट ना खुद का इंटरेस्ट, आपको जो काम करना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, ऑनर द पब्लिक ट्रस्ट। अब अगर पूरी डेफिनेशन पढ़ें, द AICP adopted the ethical standard because distinguishment mark of profession is an accepting responsibility to the public. The public includes creditors, investor, others who are rely on the integrity and objectivity of the member. तो सर यहां पे पूरा डाला इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है विदाउट बायसनेस। ऐसा नहीं कि आप किसी क्लाइंट से आपके 20 साल 25 साल के रिलेशनशिप में और बायस्ड होके उसकी टैक्सेशन की लायबिलिटी को कम दिखा दें, उसके ऊपर कोई लिटिगेशन क्लेम चल रहा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ना करें। तो आपको ऑब्जेक्टिव मतलब विदाउट बायसनेस। तो यहां जो ऑब्जेक्टिविटी वर्ड है, इंटीग्रिटी मतलब होता है प्योरिटी, ईमानदारी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि एक क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय या उसको ऑडिटिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज को आपने अगर प्रोवाइड करना है तो आपको ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। एक होता है सब्जेक्टिविटी और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिविएट करते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर विदाउट बायसनेस, मतलब एक छोटा क्लाइंट हो या एक बड़ा क्लाइंट हो, आपको अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का फॉलो करना है, आपको नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उस कंपनी को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी। तो पब्लिक इंटरेस्ट इज द कीवर्ड। क्लाइंट को कभी भी ऐसी सर्विसेज ना दें जिससे कि आपको तो अच्छी फीस मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक का ट्रस्ट अगर लूज हो गया और प्रोफेशन की अगर गुडविल खराब हो गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके प्रोफेशन को ही नुकसान होने वाला है। तो यहां पर एक फोकस किया गया है पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रिटी को भी समझाया गया। ये समझाने का पर्पस इसीलिए कि अब आपके दिमाग में एक वर्ड बैठ गया। वी विल सॉल्व एमसीक्यूज ऑल्सो, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इसके। अब हम बात कर रहे हैं सर इंटीग्रिटी। तो यहां पे वर्ड आ रहा है हाईएस्ट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। वही बात आई, इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड मेंबर टू बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड विद द लिमिट ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये लाइन को मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करने वाला हूं कि सर एक AICP का प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर सर्विसेज आपको ऑनेस्ट तो होना है, लेकिन आपको एक क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ध्यान में रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, अब सोचिए जब आप क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास आ जाएंगे। हाँ सर डेफिनेटली आ जाएंगे। आपको उसकी सारी सीक्रेट पता चल जाएगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी की सेल्स वैल्यू कौन सी है, कंपनी के कौन से सप्लायर हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। और आप किसी सपोज दैट आप किसी और क्लाइंट का भी ऑडिट करते हो और आप यहां पर वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को शेयर नहीं कर सकते अनलेस आपने अपने क्लाइंट से कंसेंट ले लिया। पता चला आपने देखा कि यार ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आती है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलने शुरू कर दिया आपने कि यार मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करता हूं, तो मैंने देखा कि इस मेडिसिन को बनाने में इतनी कॉस्ट आती है, ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो कि केवल आपको आपके ऑडिट के दौरान पता चली और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज का वायलेशन कर दिया, आपने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन एक जगह हम पढ़ेंगे आने वाले समय कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड कर जाते हैं वो केसेस। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, एक कोर्ट ने आपको एक नोटिस दिया कि यार आप एक मान के चलिए कोई मित्तल एंड एसोसिएशन उसका ऑडिट कर रहे हो, तो उसके जो भी आपने ऑडिट किए उसके हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई फ्रॉडलेंट, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।
तो आप उस कंपनी के ऑडिटर थे। अब कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा और आपने बोला कि उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो बताइए, किसी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है, तो कोर्ट के द्वारा अगर समन किया जाता है स्टैट्यूटोरियली, आपको कई बार क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर भी करना पड़ सकता है। लेकिन इन जनरल इंटीग्रिटी क्या बोलती है, वाइल परफॉर्मिंग ऑफ योर प्रोफेशनल सर्विसेज आप बी ऑनेस्ट रहें, क्लाइंट को सही सही गाइडेंस दें, उससे कोई चीजें ना छुपाएं, और क्लाइंट की अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को फॉलो करते हुए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में शेयर ना करें। ये एक आपके ऊपर ड्यूटी दी गई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस वर्ड आपको इंटायर ऑडिट में बार बार देखने को मिलेगा। मैं इस स्लाइड के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करने वाला हूं। अगेन पहले हम डेफिनेशन पढ़ें और क्या कीवर्ड निकालना। देखिए, मेरे इन लेक्चर को आपको सुन के वो कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जिसके बेसिस पे सिमुलेशंस और एमसीक्यू रट्टा नहीं करना है। इतनी पूरी स्लाइड में एक या दो वर्ड काम के होंगे, उसको हम निकाल लेंगे। ऑल द मेंबर्स शुड मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बस अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सोचिए कैसे आएगा। अब सोचिए कि आप एक पार्टनर से, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, और दोनों के बीच में गुडविल को लेकर मान के चलिए किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है कि यार हमारी कंपनी की गुडविल इतनी होनी चाहिए, ए बोल रहा मेरा हिस्सा इतना होना चाहिए, बी इतना होना चाहिए। तो आप एक जो सीपी है वो दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है कि यार वो किसके फेवर में बात करे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको फीस यहां से भी मिल रही है और ये भी दे रहा है, तो पहले आपको बी ने अपॉइंट किया तो आप बी को बता दो कि यार मुझे ए ने भी अपॉइंट किया कि गुडविल का सही वैल्यूएशन करना है। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेना। आप क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन ट्रूली डिस्क्लोज कर दीजिए। सर एक पर्सनल इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत सारे थ्रेट्स पड़ेंगे। आप सोचिए, आपने देखा कि अरे क्लाइंट ने इनकम टैक्स की कोई पेनल्टीज का वायलेशन किया जिसके कारण अगर इस फैक्ट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दें तो क्लाइंट को नुकसान हो सकता है, क्लाइंट के ऊपर पेनल्टीज लग सकती है अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स के किसी रूल का वायलेशन किया है, अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको लिख दूं। बट मैं एक तरफ ये सोच रहा हूं कि यार अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को मेंशन कर दूंगा तो क्लाइंट को नुकसान होगा, क्लाइंट मुझसे नाराज हो सकता है और मुझसे वो ऑडिट छीन सकता है। तो फिर मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट आ गया कि यार मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करूं या ना करूं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस में यही बोला गया कि आपने इस थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो आपने ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंस के ऊपर सीधे सिमुलेशंस आते हैं। इंडिपेंडेंस फैक्ट एंड इंडिपेंडेंट जो है माइंड, ये दोनों अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम जो ये क्लॉज समझ रहे हैं बेसिकली क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो अगर हम पढ़ें ऑब्जेक्टिविटी स्टेट माइंड दैट लेवल वैल्यू टू मेंबर सर्विस एंड इट्स डिस्टिंग्विश फीचर्स। मेंबर मस्ट बी इम्पार्शियल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप दो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ए का फेवर करें और बी के अगेंस्ट में चले जाए, नहीं, यू हैव टू बी इम्पार्शियल। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। अब आपको ध्यान रखना है कि ये किसके अंदर आता, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा कोई काम ना करें। सोचिए, आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते और उसमें आपकी शेयर होल्डिंग है, आपने उस कंपनी के 20% शेयर होल्ड कर रखे हैं। बताइए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? क्या आप उस कंपनी के अगेंस्ट में कोई नेगेटिव रिपोर्ट कर पाएंगे? क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय उसमें कोई एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं? कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मेरे भी इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, मेरी शेयर होल्डिंग है, अगर मैंने इस कंपनी के अगेंस्ट में अपनी सही, तो ऐसे
ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आपको फ्री रहना, इससे बचने की कोशिश करना है। ए मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस शुड बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस में पूरा आधा घंटा इस लाइन के ऊपर अभी आपको लेक्चर देने जा रहा हूं। जस्ट अगली स्लाइड में मैं यही करूंगा, क्योंकि इस लाइन को समझाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ए मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस शुड बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस व्हेन प्रोवाइडिंग अटेस्टेशन सर्विस। ये लाइन आप ध्यान रखिए कि इंडिपेंडेंस फैक्ट में भी होनी चाहिए और अपीयरेंस में भी होनी चाहिए। अभी पूरा एग्जांपल लेंगे हम, जस्ट 2 सेकंड बाद एग्जांपल लेंगे कि सर फैक्ट एंड अपीयरेंस क्या। तो यहां पर एक बात यह भी कि आप इंडिपेंडेंट कब रहें, जब आप एक पब्लिक अटेस्टेशन मतलब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट कर रहे, तब आपको इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट कब रहना है? व्हेन प्रोवाइडिंग अटेस्टेशन सर्विसेज। ए मेंबर नॉट इन पब्लिक प्रैक्टिस नीड नॉट टू बी। अब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते ही नहीं हो, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट रहने की क्या जरूरत है? आप किसी रिलेटिव की कंपनी में जॉब करो, लेकिन इंडिपेंडेंट जब आप ऑडिट कर रहे हो, तो क्या आप किसी अपने ब्रदर की कंपनी का ऑडिट कर सकते हो? क्या आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे? आप सोचिए कि आपके ब्रदर है, वो एक कंपनी चलाते हैं, उस कंपनी का ऑडिट आपको करना है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आप इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या? लेकिन उस ब्रदर की कंपनी में जॉब करना है तो सर पब्लिक प्रैक्टिस में नहीं करते, तो इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंस हमेशा कब जरूरत होती है? कीवर्ड when you are providing attestation service, when you are providing auditing की services। अब हम अगले 10 मिनट फैक्ट और अपीयरेंस को समझेंगे कि इंडिपेंडेंस, फैक्ट और अपीयरेंस क्या होता है, समझेंगे भी। एक सिमुलेशंस भी मैं आपको कराऊंगा कि सर फैक्ट और अपीयरेंस के ऊपर सिमुलेशंस कैसे आ सकते हैं। सो आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि ऑडिट में आपको प्रैक्टिकली सोचना है, रोटाफिकेशन नहीं करना है। इसीलिए ये वीडियो स्क्रिप्ट्स वीडियोस हैं, मतलब ये एक समरी है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की। 2.5 घंटे की ये वीडियो देखने के बाद हम 15-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और सिमुलेशंस करेंगे, और फिर आप इस वीडियोस को पूरा देखने के बाद जो 2.5 घंटे का वीडियो होगा, ये आप कोई सा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठा के देखेंगे या कोई सा भी सिमुलेशन उठा के देखेंगे, इस वीडियो के अंदर उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते करें। तो ऑडिट के टर्म्स में बात करें तो कहते हैं कि आप जब कभी भी ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपके ओपिनियन अपॉइंटिंग पार्टी के, जो आपको अपॉइंट कर रही है, उसकी विश पर नहीं होना चाहिए, उसकी कमांड पर नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपके ऊपर दबाव डाल के, आपके ऊपर प्रेशराइज करके कुछ काम ना करा सकता। तो इंडिपेंडेंस को भी ना बेसिकली हम 2 उसमें बांटेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्ट। मैं केवल अब यहां पर डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिमुलेशंस कराऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, और इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम समझेंगे कि सर फैक्ट वाली इंडिपेंडेंस है या अपीयरेंस वाली है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के साथ में लिखा फैक्ट। क्या लिखा है? मतलब आप उसको फैक्ट के रूप में क्या कर सके, एविडेंस के रूप में भी प्रोड्यूस कर सके, और माइंड से भी आप क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे सोचिए, अगर मान के चलिए आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना चाहते हैं और आपका उस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मान के चलिए आपने उस कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रखी, तो ये फैक्ट में पता चल जाता है कि जिस कंपनी के आप ऑनर हैं, क्योंकि शेयर होल्डर आर दी ऑनर ऑफ द कंपनी, तो आप फैक्ट के रूप में इंडिपेंडेंट नहीं है। आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय बायस होंगे, अनबायस रूप में काम नहीं कर सकते, फैक्ट में है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वे में हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम इस कंपनी के मालिक हैं, तो हमारी इंडिपेंडेंट यहां पे क्या हो जाती है, इंपीयर्ड हो जाती है। इसीलिए बोला है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड फैक्ट परमिट्स ए मेंबर टू परफॉर्म अटेस्टेशन सर्विस विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस दैट कंपनीज प्रोफेशनल जजमेंट, thereby allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। तो देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज में हमें नहीं फंसना है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उसको फैक्ट से या माइंड से, फैक्ट के रूप में अगर हमारी इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो हम उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर सकते। और दूसरा आता है अपीयरेंस।
अपीयरेंस होता थर्ड पार्टी का परसेप्शन। अब सोचिए अगर मेरा किसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उस कंपनी के कोई शेयर्स होल्ड नहीं करे, किसी भी प्रकार की मेरी शेयर होल्डिंग नहीं, तो सर फैक्ट में तो है, लेकिन आप सोचिए मेरी वाइफ के ब्रदर मतलब मेरे साले साहब, वो उस कंपनी में क्या करते हैं, सब्सटेंशियल होल्डिंग रखते हैं 40%। तो क्या थर्ड पार्टी जो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, क्या वो ऐसा बिलीव करेगी मुझ पे? क्या उसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा? नहीं। तो यहां ये बोला गया कि फैक्ट नहीं, ऐसी इंडिपेंडेंस जो कि आपकी अपीयरेंस मतलब दिखना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी को लगना चाहिए कि ऑडिटर क्या है, यहां पर इंडिपेंडेंट है, उस कंपनी में मेरी वाइफ के ब्रदर की शेयर होल्डिंग है, मेरी नहीं है। तो सर फैक्ट के रूप में तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मैं यहां पर अपीयरेंस के बेसिस पर इंडिपेंडेंट नहीं हूं। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, इज द अवॉइडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुड कॉज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी हु हैज नॉलेज ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन है तो वो कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके मतलब अगर मेरे रिलेटिव के कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट करूंगा तो मेरी भले होल्डिंग नहीं है, लेकिन अपीयरेंस के रूप में कहीं ना कहीं मेरी क्या हो रही है, इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो रही है। तो अब हम है ना कुछ एमसीक्यू भी इसके कर लेते हैं और एक सिमुलेशन इसी बेसिस पे हम माइंड और अपीयरेंस की कैसे हम दोनों को डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम सीधे सिमुलेशंस की ओर चलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लें पहले और अच्छे से। इंडिपेंडेंस इज अपीयरेंस इज द अवॉइडेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी हु हैज नॉलेज ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेफगार्ड अप्लाइड। मतलब यहां पर थर्ड पार्टी के नजरिए में, उसकी नजरों में भी आप क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तभी आपकी तो इंडिपेंडेंट में दो चीजें। चलिए सीधे सिमुलेशंस की ओर चलते हैं, एक सिमुलेशंस कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और अपीयरेंस में किस तरीके से डिफरेंस होता है और बीच बीच में हम इसको अंडरस्टैंड। चलिए गाइस, सो अभी हमने एक इंडिपेंडेंस के ऊपर कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक सिमुलेशंस को जो कि है इंडिपेंडेंस के ऊपर। तो पढ़ते हैं सिमुलेशंस को और इसके आंसर को देने की कोशिश भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम यहाँ पे। जो हमने सिमुलेशंस करना है वो हमने इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट माइंड एंड अपीयरेंस के ऊपर करना है। Select from the option list provided whether the party is independent or not independent in either appearance of mind in the following situation based on the AICPA Code of Professional Conduct। तो पहला लाइन क्या बोलती है, हमें आंसर देना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और नहीं है तो माइंड के कारण नहीं है या अपीयरेंस के कारण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, बीटा मैन्युफैक्चर इज ए क्लाइंट ऑफ अ लोकल सीपीए फर्म। सो एक सीपीए फर्म है जिसके क्लाइंट का नाम है बीटा मैन्युफैक्चरर और सीपीए फर्म का नाम है ग्रीन एंड मार्टिन। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन एंड मार्टिन एक सीपीए फर्म है और जिसके क्लाइंट है बीटा। पीटर ग्रीन, ए पार्टनर ऑफ ग्रीन एंड मार्टिन, ओन्स द बिल्डिंग इन विच बीटा मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट ऑफिस आर लोकेटेड। लीज क्वालिफाइड एज ए सेल्स टाइप लीज। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का भी आ गया। फार सब्जेक्ट में आप लीज अकाउंटिंग पढ़ते होंगे। तो पहले सिचुएशन बोल रही है कि हमने एक क्लाइंट है बीटा इन मैन्युफैक्चरिंग, उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है जिसको वो यूज करते हैं और वो लीज है और सेल्स टाइप लीज है। मतलब हम एक लैंडलॉर्ड थे और हमने एक टेनेंट है हमारी क्लाइंट, हम उसका ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं। आप सोचिए आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी और वो सेल्स टाइप लीज होती है ना, तो अल्टीमेटली एक प्रकार से लोन टू क्लाइंट है ये, कि आपने अपने क्लाइंट को सेल्स टाइप लीज में लोन टू क्लाइंट है। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी पर हमारे किराएदार का हम ऑडिट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फैक्ट के रूप में तो इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में, कोई शेयर तो होल्डिंग नहीं करी है। लेकिन एक जो रीजनेबल पार्टी है वो अपीयरेंस के रूप में हमें बिलीव नहीं करेगी कि जो आपका टेनेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। तो देखिए सिचुएशन है अपीयरेंस, थर्ड पार्टी के परसेप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस।
सर दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। जॉन कैरा इज स्टाफ ऑडिटर फॉर ग्रीन एंड मार्टिन हु इज करंटली वर्किंग ऑन द बीटा मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। क्या लिख रहे हैं? जॉन जो है वो एक ऑडिटर स्टाफ है, हु इज करंटली वर्किंग ऑन द बीटा मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करते हैं, हमारा वहां का एक स्टाफ पर्सन जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब वहां पे जॉब करता है। क्या है? बीटा, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। जॉन केयर स्टाफ ऑडिटर ग्रीन हु इज करंटली वर्किंग ऑन द बीटा मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट एंगेजमेंट टीम। मतलब जो हमारा एक स्टाफ का पर्सन है ना, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो उस ऑडिट टीम को लीड कर रहा है। और जॉन की सिस्टर कहां पे कर रही है? सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो अब मुझे बताइए, आप एक इंडियन स्टूडेंट है, आप एक ऐसा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी एयरटेल, यार अगर एयरटेल कंपनी में मेरे कोई स्टाफ का रिलेटिव, मेरे स्टाफ का जो कि उस किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, एयरटेल कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, और मेरे स्टाफ का रिलेटिव उसमें एक सेल्स डिपार्टमेंट की पोजीशन पे है, तो क्या मेरी इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो जाएगी? अरे यार रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है, एयरटेल इतनी बड़ी है, वॉलमार्ट इतनी बड़ी है, तो मेरे स्टाफ का एक रिलेटिव अगर किसी कंपनी में जॉब में, तो क्या मैं उसका ऑडिट नहीं करूं? तो यहां पर इंडिपेंडेंट इंपेयर्ड नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी? इंडिपेंडेंट रहेगा। अरे वो की पोजीशन पे थोड़ी है। इंडिपेंडेंट को इंपेयर्ड करने के लिए वो इस पोजीशन पर होना चाहिए ना कि वो उस असाइनमेंट को, उस एंगेजमेंट को इंपैक्ट डाल सके। तो इसी हर जगह आपको ये नहीं सोचना है। देखो रिलेशन, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं कोई तो काम कर रहा होगा और उस कंपनी का आपको ऑडिट मिल गया, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। और एक वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई सीईओ नहीं है। अगर वो सीईओ होता तो हम मान सकते कि यहां पर आपके स्टाफ के रिलेटिव है, स्टाफ के रिलेटिव का पर्सन सीईओ, तो यहां अपीयरेंस में हो जाती है, लेकिन यहां पर एक नॉन की पोजीशन पर वो है। थर्ड सर, जेसिका मार्टिन, एक पार्टनर ऑफ ग्रीन एंड मार्टिन। जेसिका जी जो हैं वो सीपीए फर्म की पार्टनर है। रिकमेंडेड ओल्ड कलीग फ्रेंड फॉर ओपन कंट्रोल पोजीशन ए बीटा मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उन्होंने अपने एक फ्रेंड को रिकमेंड किया कि आप उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। द फ्रेंड मिट बीटास एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। बताइए वो मेरिट बेसिस पर जॉब अर्न कर रहा है, केवल एक रिकमेंडेशन करने भर से हमारी इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो जाएगी क्या? नहीं होगी सर। यहां पर भी हम क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट। तो देखिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रोटाफिकेशन नहीं करना है। ये इंडियन एग्जाम नहीं, इंटरनेशनल एग्जाम। चौथा, बीटा मैन्युफैक्चर हायर ग्रीन एंड मार्टिन टू परफॉर्म कंप्लायंसेस टैक्स सर्विस। टैक्स सर्विस से हमने हायर किया है किसको? ग्रीन एंड मार्टिन को बीटा मैन्युफैक्चर ने टैक्स की सर्विस के लिए हायर किया है। बीटा ऑडिट कमिटी अप्रूव द अरेंजमेंट। ठीक है, ऑडिट कमिटी, दिस सर्विस कंसिस्ट प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स, द रिटर्न इज अप्रूव्ड एंड साइड बाय डेजिग्नेटेड क्लाइंट मैनेजर। तो यहां पर भी कोई इंडिपेंडेंट इंपेयर्ड नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अटेस्टेशन नहीं है। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? केवल सर किसकी सर्विसेज दे रहे हैं? टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगले दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। The management of Beta Manufacturers being sued by the shareholder due to some previous irregularities in the financial statement audited by the Green and Martin। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ बीटा मैन्युफैक्चरिंग बी स्यूड बाय द शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर ने बीटा कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया ड्यू टू सम प्रीवियस इरेगुलरिटीज। कुछ इरेगुलरिटीज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जिसका ऑडिट किसने किया था? ग्रीन एंड मार्टिन ने। बीटा इज लाइकली टू फाइल ए क्रॉस क्लेम अगेंस्ट द ग्रीन मार्टिन। तो जब आपको क्लाइंट आपको कोर्ट में सूट फाइल करने की धमकी देता है, तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंस आपकी अपीयरेंस में क्या हो गई है? इंपेयर्ड हो गई है। थर्ड पार्टी ये सोचेगी यार क्लाइंट ने इसके ऊपर केस है, तो कहीं ना केस फाइल कर दिए, लाइकली टू फाइल, मतलब कोर्ट केस की धमकी है। तो जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सोचेगी कि ये ईमानदार नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो कोर्ट केस चल रहा है, तो वो फ्रॉडलेंट, तो वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी को, तो हमने यहां बोला थर्ड पार्टी का जहां परसेप्शन होता है वहीं पर इंडिपेंडेंस आती है। चलिए क्वेश्चन और, engagement letter sent to Beta Manufacturing by Green and Martin contains indemnification। indemnification का मतलब होता है क्षतिपूर्ति।
It require Beta reimburse Green and Martin for any loss due to lawsuit by knowingly misrepresentation by Beta management. और उसके बाद क्या बोला उन्होंने, द ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। मतलब यहां पर एक क्लाइंट को हमने एक एंगेजमेंट लेटर भेजा और उसमें हमने ये टर्म्स कर दी कि अगर आपने कल को किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया और वो बाद में अगर अराइज होता है, हमारी ऑडिट प्रोसीजर उसको ढूंढ नहीं पाती और कोई पार्टी कल को हमारे ऊपर केस कर दे, तो जो केस के कारण नुकसान होगा हम आपसे रिकवर करेंगे। तो सही तो बात है ना यार, आपने फ्रॉड किया, आप रिस्पॉन्सिबल, वो थर्ड पार्टी हमारे ऊपर क्लेम कर रही, तो जो नुकसान होगा वो तो हम आपसे वसूल करेंगे। तो यहां पर भी हम क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, रोटाफिकेशन नहीं चलेगा, रोटाफिकेशन नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस इन माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयर्स थर्ड पार्टी की नजर में, इंडिपेंडेंस फैक्ट के रूप में जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, या मेंटली जो आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पर ईमानदार रहूंगा या नहीं रहूंगा, या इंडिपेंडेंट रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो दोनों तो माइंड फैक्ट और अपीयरेंस वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने सोचना है। तो ये हम एक सिमुलेशंस कर रहे हैं। देखिए अगर आपका लॉजिक सही है ना, तो सिमुलेशंस भी आपसे सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उसको हम सीखते हैं।